कहते हैं ना, जिसकी 3 दिन बहुएं हो उसकी सास तो रानी होती है, रानी। लेकिन मंजू का हाल देखकर तो कुछ और ही लगता है। मंजू की 3 बहुएं हैं, लेकिन तीनों ही अलग अलग स्टेट की होती हैं, जिसका कारण था उसके तीनों बेटों की लव मैरिज। सबसे बड़ी बहू दलजीत पंजाबी, मंझली बहू मोनालिसा भोजपुरी और सबसे छोटी बहू अंबिका राजस्थानी होती है। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सावन के पहले सोमवार को मंजू की तीनों बहुएं अपने अपने रिवाज के हिसाब से तैयार होकर मंदिर में पूजा करने के लिए आती हैं। कुछ देर में जब मंजू मंदिर में आती है तो देखती है कि उसकी भोजपुरी बहू हरे रंग की साड़ी में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर भरे हुए है। पंजाबन बहू पटियाला सूट पहनकर बालों में परांदा लगाकर खड़ी है, तो वहीं सबसे छोटी राजस्थानी बहू घाघरा चोली और हाथों में भर भर कर चूड़ा पहने खड़ी होती है। तभी वो तीनों कहती हैं, पैरी पौना मम्मी जी, प्रणाम करतानी सासू माई, खम्मा घड़ी माजी सा। हाँ हाँ हाँ, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। तुस्सी भी ना बड़े मजाकिया हो मम्मी जी। चलो, अब तुम तीनों की पूजा हो गई हो तो मुझे भी दर्शन कर लेने दो। हाँ हाँ माजी सा, कर लेना दर्शन, लेकिन पहले मारे को ये तो बता दो कि हम तीनों आज चौकी लग रही हैं कि नहीं। हाँ सासू माई, हम सब कैसन लागत बानी, बताई ता। सच कहूँ बहू, तो तुम तीनों जैसे सजी धजी खड़ी हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर के लिए नहीं बल्कि किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रखी हो। कितना साज श्रृंगार किया हुआ है तुम लोगों ने। सासू माँ, माने तो लगा था कि आप हमें देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन आपने तो हमारी तारीफ ही ना की। ओहो, अब मैं क्या सुबह सुबह तुम सबकी तारीफों के कसीदे पढ़ना शुरू कर दूं। चलो अब जल्दी से जाकर किचन में खाना बना लो, तब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तभी तीनों बहुएं किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती हैं और मंजू हाथ जोड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैंने क्या पिछले जन्म में अलग अलग स्टेट का कर्ज लिया था जो तरह तरह की भाषा बोलने वाली बहुएं मेरे घर भेज दी। मंजू इतना कह रही होती है कि तभी किचन में से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है, पहले आलू दे पराठे मैं बनावागी, मेरे घर वालों ने देर हो गई सी। आई बड़ी आलू का पराठा बनाने वाली, पहले लिट्टी चोखा मैं बनाऊंगी। नहीं नहीं, पहले दाल बाटी मैं बनाऊंगी जीजी शाह, मारे इनको दफ्तर जाना से। नहीं नहीं, पहले हम बनाव, हम कौनों से कम नहीं की। एक बार बाल पकड़ लेना तो छिकवा छुड़ा देते हार। नी तुसी मेरी गुद फाड़ेगी, मैनू गुस्सा आ गया ना तो फिर तस आगी तेनू। जीजी सा, जे आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो मैं अपनी दाल बाटी बना लूं। चुप कर तू। मंजू झट से जाकर किचन में देखती है तो तीनों बहुएं आपस में जोर जोर से लड़ाई कर रही होती हैं, जिसे देखकर मंजू कहती है, क्या हो गया, क्यों बिल्लियों की तरह सुबह सुबह इतनी जोर जोर से लड़ाई कर रही हो। मम्मी जी, तुसी अपनी इन दोनों बहुओं को समझा लो पहले। मैं कह रही हाँ, मैं इन दोनों का मुंह बंद देना है। हमको क्या कमजोर समझ रही तुम दीदी? अरे बचपन में हमरे घर वाले हमको झांसी की रानी कहत रहे। हाँ हाँ जीजी सा, गुस्सा तो हमारे अंदर भी कूट कूट के भरा है। तुम चारों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। एक तो वैसे ही ना जाने अपनी अपनी भाषा में क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, ऊपर से सारा दिन इस घर को कुरुक्षेत्र का मैदान बनाकर रखती हो। सासू माँ, हमारी गलती नहीं खे, हम तो सुबह के नाश्ता में लिट्टी चोखा बनाए के खातिर किचन में आवल रहनी, लेकिन ये बड़की जेठानी हमका बोली कि ई तोहार लिट्टी चोखा कोई ना खावेला, एक खातिर रसोई से दूर हटेला। ताही ते मैं गलत ये कहा, मैनू तो पराठा बनानी सी, शुभम ता नहीं खांदे लिट्टी चोखा, ते इना दोनों दे चक्कर ची मैं अपने पति नु भूखा नहीं भेज सकती। अरे तो तीनों बारी बारी से खाना बना लो, पहले दलजीत बना लेगी, फिर तुम और आखिर में अंबिका बना लेगी। अरे ई काहे बनाएगी पहले, रसोई में हम आवत हैं तो हम ही पहले पकाएंगे ना। तीनों ही नहीं बनाओगी, अब बाहर रहना, मेरी रसोई से मैं बना लूंगी, अपने बेटों के लिए अपने आप खाना। इतना कहकर मंजू अपने तीनों ही बेटों के लिए नाश्ता बनाने में लग जाती है। एक दिन मंजू दोपहर के समय हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन माया उसके घर पर आकर कहती है, अरे वाह, 3 3 बहुओं के राज में ऐश की जा रही है। अरे काहे की ऐश माया, खैर आओ बैठो, मैं अभी चाय मंगवाती हूँ। अरे बहुओं, कोई रसोई में हो तो 2 कप चाय बना लाओ। इतना कहकर मंजू और माया आपस में बातें करने लग जाती हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब चाय नहीं आती तो माया कहती है, लगता है कोई बहू नहीं है रसोई में, इसीलिए अभी तक चाय नहीं आई। ऐसा नहीं हो सकता,
इस वक्त कोई ना कोई तो जरूर होती है रसोई घर में। तू रुक, मैं देख कर आती हूँ। मंजू जैसे ही रसोई में जाती है तो देखती है कि तीनों एक दूसरे के बाल पकड़कर लड़ रही होती हैं और कहती हैं, सासू माँ हमके कहले बानी चाय बनाए खाते तो हम ही बनाए। ना ना, चाय तो हम ही बनाएंगे माँ जी सा के लिए। मर जानियो, साडी जैसी चाय कोई बना नहीं सकता। इस वास्ते चाय तो मैं ही बनावागी। और मैनू पता है तुसी दोनों जानबूझकर मम्मी जी दे सामने काम करने दी एक्टिंग कर दिया ताकि उन्हानू तुसी ही चंगी लगिया। अरे बस भी करो तुम दोनों, तुम तीनों ने तो मेरा खून जलाने की कसम खा रखी है। अरे भाषा और शहर अलग है लेकिन हो तो इंसान ही। जब देखो बिल्लियों की तरह लड़ती रहती हो। एक चाय मांगी थी तुम लोगों से, लेकिन उसके लिए भी पहले तुम्हें महाभारत ही करनी है। ये कहकर मंजू वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मंजू का सबसे बड़ा बेटा रोहन अपनी माँ से कहता है, माँ, इस बार हम तीनों भाइयों को बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा हुआ है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आउट ऑफ स्टेशन घूमने चलते हैं। ख्याल तो बहुत अच्छा है। तो तुमने कोई जगह डिसाइड की? काहे पंजाब का ही जावत है, हमारे यूपी में घूम कर आएंगे। नहीं नहीं, हमको तुम्हारे राजस्थान जाने से। तभी रोहन चिल्लाते हुए कहता है, चुप करो तुम तीनों की तीनों, कोई कहीं नहीं जा रहा है। अरे घूमने जाने के लिए तो एक सहमति बनाती, पर तुम तीनों को तो लड़ने का बहाना चाहिए। इसके बाद रोहन वहां से नाराज होकर दफ्तर चला जाता है। उसके जाने के बाद तीनों को अपने किए पर मन ही मन बहुत पछतावा होता है। फिर एक दिन अंबिका सब्जी लेकर आ रही होती है तो उसे अपने मोहल्ले में होने वाले सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में अपनी पड़ोसन माया से पता चलता है। तो वो घर आकर अपनी दोनों जेठानियों को इसके बारे में बताती है। तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं, तभी मंजू आकर कहती, क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम तीनों में? सासू माँ, हम सब ना वो मोहल्ला में होके वाला प्रोग्राम के बारे में चर्चा करत रही। हाँ माँ जी सा, माया मासा ने बताया कि मोहल्ले में कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होने वाला है, तो हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम सब भी इसमें भाग लेवे। पर तुम तीनों एक साथ प्रोग्राम में करोगी क्या? नाचेंगे और की। मैंने तो सोच लिया है, हम तो उस प्रोग्राम में राजस्थानी घूमर करेंगे और मैं भांगड़ा, और हम भोजपुरी गाना पर ठुमके लगाएंगे। हाँ, और तीनों की तीनों मेरी इज्जत का फालूदा बनाओगी। अरे पार्टिसिपेट करना ही है तो एक साथ मिलकर प्रोग्राम में हिस्सा लेना, वरना कोई जरूरत नहीं। अपनी सास की बात सुनकर तीनों बहुत सोच विचार करती हैं और आखिर में एक साथ प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए मान जाती हैं। देखो बहनों, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। हुण हम सबनू दिखा देवांगे कि जब अलग अलग स्टेट मिलकर एक होंदी है तो वो कितनी पावरफुल हो जाती है। ए बात ठीक सा जीजी सा। तीनों बहुएं मिलकर प्रोग्राम के लिए खूब प्रैक्टिस करती हैं और आखिरकार प्रोग्राम वाला दिन भी आ जाता है। मिक्स गानों पर डांस करते हुए सबसे पहले तो वो तीनों भांगड़ा करती हैं, उसके बाद भोजपुरी गाने पर ठुमके लगाती हैं और आखिर में घूमर करके सबका दिल और वो कंपटीशन जीत लेती हैं। सारा मोहल्ला उनकी तारीफ करने लगता है। अपनी बहुओं को ऐसे एक साथ देखकर उनकी तारीफ सुनकर मंजू बहुत खुश होती है और उन तीनों को गले लगा लेती है। कौशल्या देवी के 4 बेटों की शादी पहले ही हो चुकी थी। उन सबके 2-2 बेटे थे। 5वें बेटे रवि की लव मैरिज थी, जो 2 महीने पहले ही शिखा के साथ हुई थी। कौशल्या देवी लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, पर चारों बहू बेटों ने समझाया तो वो रवि की शादी के लिए तैयार हो गई। वैसे भी कौशल्या देवी ने पति के देहांत के बाद अपने बच्चों को बड़े लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और रवि सब भाइयों में छोटा था, इसलिए सबका लाड प्यार उसे मिला और शिखा घर की बहू बनकर आ गई। कौशल्या देवी के घर में कई सालों से केवल लड़के ही पैदा होते आए थे, इसलिए चारों बहुओं को बेटी की बड़ी आस रहती थी। कभी कभी कितना मन करता है हम चारों बहुओं में से किसी एक के घर एक बेटी पैदा होती तो हम बहुओं को बेटी मिल जाती। हाँ भाभी, मैं जब बिट्टू और प्रांशु के कपड़े लेने बाजार जाती हूँ, वहाँ सुंदर सुंदर गर्ल्स की फ्रॉक देखकर मन ललचा जाता है कि काश हमारे घर में भी बेटी होती। चलो कोई नहीं, हम चारों के 2-2 बेटे हो गए, हमारी तो फैमिली पूरी हो गई। अब अगर शिखा की बेटी पैदा हुई तो हम पांचों से ढेर सारा लाड प्यार देंगे। क्या हुआ शिखा, तुम किस सोच में पड़ गई? अब वो मैं कुछ नहीं भाभी, आप सब बातें करो, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। शिखा रसोई में जाकर रोने लगती है। तभी रवि भी आ जाता है। शिखा, तुम दोबारा रोने लगी? मैंने तुम्हें कहा ना, सही वक्त आने दो, सब ठीक हो जाएगा। पर रवि, मुझसे ये दुख अब और नहीं सहा जाता। ऐसा क्या दुख था जिसकी वजह सिर्फ रवि और शिखा ही जानते थे।
ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। धीरे धीरे समय बीता और शिखा गर्भवती हुई। शिखा का 7वां महीना चल रहा था। कौशल्या देवी और शिखा की जेठानियां भी छोटी बहू की गोद भराई की रस्म की तैयारियों में लगी हुई थी। अचानक सीढ़ियां उतरते हुए शिखा का पैर फिसल गया और उसे अस्पताल ले जाया गया, पर डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाए। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि शिखा अब दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। ये सुनकर सब लोग बहुत दुखी हुए। चारों बहुओं के नसीब में भगवान ने बेटों का सुख लिख दिया, पर छोटी बहू के साथ ये कैसी अनहोनी घट गई प्रभु। अब मेरे रवि को औलाद का सुख कभी नसीब नहीं होगा। कौशल्या देवी की बात शिखा सुन लेती है और वो कमरे में जाकर रवि से कहती है, रवि, औलाद के होते हुए मैं बे औलाद कैसे रह सकती हूँ? पिंकी मेरी अपनी बेटी है, मेरा अपना खून। प्लीज मुझे उसे अपने पास लाने दो। मैं अब और उसकी पहचान सबसे नहीं छुपा सकती। मेरी बच्ची मेरे बिना रहती है, माँ भी अब उसको नहीं संभाल सकती। मैं कब तक अपनी बच्ची से छुप छुप कर मिलती रहूंगी? तुम जानते हो मेरी किस्मत में अब माँ बनना नहीं लिखा। मैंने सोचा था मैं सही वक्त देखकर सबको सच बता दूंगी और अपनी बेटी को ले आऊंगी, पर मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं एक बच्चा खो चुकी हूँ, पर अब अपनी बच्ची नहीं खो सकती। शिखा भी रवि से ये बात कही रही थी कि उसकी बड़ी जेठानी सब बातें सुन लेती है। तुम्हारी बेटी? ये सब मैं क्या सुन रही हूँ शिखा? ये कैसा राज है? हाँ भाभी, मैंने आप सबसे और माँ से ये राज छुपाया। आज हमारी बेटी 3 साल की है। भाभी, आपको याद होगा, मेरा एक जिगरी दोस्त दीपक मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ता था। शिखा और दीपक एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शिखा को पहले से ही पसंद करता था, पर वो मेरे जिगरी दोस्त दीपक को चाहती थी, इसलिए मैंने कभी उससे इस बारे में नहीं कहा। और फिर दीपक और शिखा ने मंदिर में छिपकर शादी कर ली। मैं इस बात को जानता था, पर एक दिन दीपक कार एक्सीडेंट में मारा गया। शिखा मेरे पास आई और उसने सारी सच्चाई मुझे बताई। रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अबॉर्शन भी नहीं करवा सकती क्योंकि मैं और दीपक चाहते थे कि हम इस बच्चे को दुनिया में लाएं। मैं नहीं चाहती कि दीपक की निशानी को मैं मार दूं। मेरी मदद करो रवि, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता मत करो शिखा, तुम्हारा बच्चा, मेरे जिगरी दोस्त दीपक का ये बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा। और फिर कुछ महीनों बाद शिखा ने एक बेटी को जन्म दिया। मैंने शिखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था, पर हमें नहीं पता था कि हमारी किस्मत में इतना बड़ा दुख आ जाएगा कि ये बात हमें इन हालातों में बतानी पड़ेगी। हमारी पिंकी अपनी नानी के घर पर है। भाभी, मैं और शिखा चाहते हैं कि पिंकी इस घर में आ जाए, अपने घर में। तू चिंता मत कर रवि, पिंकी की एक माँ नहीं बल्कि 5 माँ होंगी। हम अपनी बेटी अपनी लक्ष्मी का स्वागत खूब धूमधाम से करेंगे। सब लोग खुश थे। शिखा की चारों जेठानियां पिंकी को देखकर बहुत खुश थीं। वो सब पिंकी को ऐसे प्यार करने लगी मानो ना जाने वो पिंकी को कब से जानती हूँ। सभी के बेटे भी अपनी बहन को देखकर घुल मिल गए, पर कौशल्या देवी अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। तुम लोग जितना मर्जी कह लो, पर मैं इस लड़की को अपनी पोती कभी नहीं मानूंगी। तुम चिंता मत करो शिखा, हम पांचों मिलकर अपनी बेटी पिंकी को बहुत प्यार देंगे। धीरे धीरे समय बीता और पिंकी भी अपने भाइयों के साथ बड़ी हो गई। पिंकी के सभी भाई नौकरी पर लग गए थे। पिंकी घर में अकेली बेटी थी, इसलिए सब उसे बहुत लाड प्यार करते थे। पिंकी एक सफल डॉक्टर बन गई थी। आज आशीर्वाद देने के लिए उसकी 5 माएं सामने खड़ी थी। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ 5 माओं का आशीर्वाद है। पर दादी माँ, कहते कहते पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी 5 माँ उसे गले लगा लेती हैं और दही शक्कर खिलाकर उसे भेजती हैं। धीरे धीरे पिंकी शहर की एक प्रसिद्ध हार्ट सर्जन बन जाती है। अचानक एक रात कौशल्या देवी के सीने में तेज दर्द हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। कौशल्या देवी के हार्ट का ऑपरेशन होता है और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाती हैं। सभी बहुएं अपने सास के पास बैठी थी। मेहमान देखने आ जा रहे थे। कौशल्या देवी के बेटे और पोते भी वही थे। तभी वो बोली, मेरे परिवार में एक अधूरापन है। मेरी पोती कहाँ है? बाकी सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरी पोती, मेरी पिंकी कहाँ है? पिंकी, बेटा मेरे पास आ। अपनी सास को पिंकी को पुकारते देख 5 बहुएं रो पड़ती हैं। सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पिंकी कमरे में आती है और अपनी दादी माँ के गले लग जाती है। दादी माँ, अब कैसी तबीयत है? मेरी पोती डॉक्टर है। मैं जानती हूँ मेरे दिल का ऑपरेशन तूने ही किया है, फिर मुझे कैसे कुछ हो सकता था।
तेरे इलाज से मैं बिल्कुल हट्टी कट्टी हो गई मेरी बच्ची। और फिर उस दिन के बाद सबकी लाडली पिंकी कौशल्या देवी की